हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्यावेज अकेडमी। तो चलिए आज जो हमारे लेक्चर का टॉपिक है वो है एंग्लो नॉर्मन पीरियड। हम अपना लेक्चर शुरू करने से पहले जो मैंने पिछले 2 लेक्चर्स दिए हैं ऑल इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर, उससे मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ रही हूँ और आपको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स आपको डालने हैं। आपको इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन है, इनके आंसर्स आपको आने चाहिए। अगर आपने लेक्चर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको इनके आंसर आएंगे, और अगर आपको इनके आंसर नहीं आ रहे तो आप लेक्चर को अच्छे से सुनिए, पीडीएफ नोट्स को पढ़िए और फिर इनके आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज सिसोरा। सिसोरा क्या होता है? मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था कि सिसोरा क्या होता है। आपको आंसर देना है कि सिसोरा क्या होता है। नेम 2 डिबेट पॉइंट्स ऑफ एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर 2 एंग्लो सैक्सन टाइम की 2 पोएम्स को, डिबेट पोएम्स को डिस्कस किया था, तो आपको उनके नाम बताने हैं। नेम ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द पोएम बियोवुल्फ। जो पोएम बियोवुल्फ जो पोएम है वो जिस मैन्युस्क्रिप्ट में अकर हुई है, आपको उस मैन्युस्क्रिप्ट का नाम बताना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है बियोवुल्फ नेटिव लैंड। जो बियोवुल्फ पोएम का जो हीरो होता है बियोवुल्फ, वो किस जगह का होता है, वो किस जगह से का रहने वाला होता है, आपको उसकी जो एरिया, जो लैंड है उसका नाम बताना है, जो उसका कंट्री है, देश है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 5 साइन पोएट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। फर्स्ट साइन पोएट, इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट साइन पोएट कौन सा था जिसने अपनी पोएम्स को साइन किया था? क्योंकि जो ज़्यादातर जो ऑल इंग्लिश लिटरेचर की जो पोएम्स हमें मिली है उनके राइटर्स का नाम नहीं मिला है, ज़्यादातर जो पोएम्स है वो अननेम्ड है। तो आपको उनके नाम बताने हैं कि वो कौन सा फर्स्ट पोएट है जिन्होंने अपना नाम बाकायदा लिखा था पोएम के नीचे। तो फर्स्ट साइन पोएट आपको बताना है, और ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट मॉन्यूमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जो इंग्लिश लिटरेचर है उसका फर्स्ट मॉन्यूमेंट कौन सा वर्क है, आपको उस वर्क का नाम बताना है। नेक्स्ट, नेम द ट्रांसलेटर ऑफ बियोवुल्फ पोएम। जो बियोवुल्फ पोएम है उसके हमने 2 ट्रांसलेटर्स बताए थे, लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे। आपको उन ट्रांसलेटर्स के नाम बताने हैं जिन्होंने बियोवुल्फ वर्क को ट्रांसलेट किया था और लैंग्वेजेस में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम ऑफ एंग्लो सैक्सन्स। एंग्लो सैक्सन्स के समय में हमने 4 बड़ी किंगडम्स को डिस्कस किया था, और उनके अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो किंगडम थी उसका आपको नाम बताना है। इसके बाद है द ट्रैवलर सॉन्ग इज अनदर नेम ऑफ। ट्रैवलर सॉन्ग ये किसी कोई पोएम है, उसका दूसरा नाम है ट्रैवलर सॉन्ग। तो आप उस पोएम का नाम बताना है कि वो कौन सी पोएम है जिसका दूसरा नाम द ट्रैवलर सॉन्ग है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो है लास्ट एंग्लो सैक्सन किंग वाज। कि एंग्लो सैक्सन्स का जो समय था उसके अंदर जो उनका लास्ट किंग था उसका आपको नाम बताना है, जो बैटल ऑफ हस्टिंग्स हुई थी उसमें मारा गया था। तो चलिए, ये आपके क्वेश्चन है, आपको इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखने हैं और अपने आप को जज करना है कि आपको कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाते हैं तो आपको अपनी तैयारी अच्छे से और करनी होगी। आप और पढ़िए और मेहनत कीजिए। चलिए, तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है एंग्लो सैक्सन पीरियड के बारे में। जब हमने जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर एंग्लो सैक्सन पीरियड को पढ़ा था, वो जो समय था वो था 449 एडी से 1066 एडी तक। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो उससे बाद का समय है जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होता है, नॉर्मन्स लोग इंग्लैंड के अंदर आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड। ये जो समय था वो था 1066 एडी से ये शुरू हुआ था, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जब इंग्लैंड में होता है, और उसके बाद में ये समय चला था 1350 तक। ये बेसिकली ये पीरियड चला था। तो हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड को शुरू करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड करते हैं, जिसके अंदर इंग्लैंड के अंदर जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था। हमने जो फर्स्ट वीडियो सीरीज में डाली है उसके अंदर हमने नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट को डिस्कस किया है वीडियो के लास्ट में। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जो इंग्लैंड के अंदर जो किंग एडवर्ड होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी जो मृत्यु होती है तो इनका कोई वंशज नहीं होता, इनका कोई हेयर नहीं है, और इनकी एक लाइफ के अंदर एक इंपॉर्टेंट इवेंट इनकी लाइफ में होता है। ये कुछ समय तक जो इनकी मदरलैंड है, इनकी जो मदर थी, उनका जो जिस कंट्री से वो बिलोंग करती थी, वहां पर ये प्रिजनर बनकर किंग एडवर्ड कुछ समय तक रहे थे प्रिजनर के तौर पर, और वो जगह थी नॉर्मैंडी। इनकी मदर नॉर्मैंडी की थी, और ये नॉर्मैंडी में प्रिजनर बनकर किंग एडवर्ड रहते हैं। वो इनके कुछ पॉलिटिकल रीजंस रहे होंगे।
जब ये यहाँ पे रह रहे थे, जो नॉर्मन्स लोग थे वो इनके फ्रेंड्स बन गए थे, कुछ नॉर्मन्स लोग। और जब किंग एडवर्ड जब वापस इंग्लैंड आते हैं अपनी प्रिजन से निकल करके, तो उसके बाद जो कुछ नॉर्मन्स लोग भी इनके साथ, जो इनके फ्रेंड्स बन गए थे, वो भी इनके साथ यहाँ पर आ जाते हैं इंग्लैंड में। तो जो नॉर्मन कॉन्क्यूस्ट जब हुआ था 1066 एडी में, उससे पहले ही नॉर्मन्स लोग ब्रिटेन के अंदर रहने शुरू हो गए थे। तो अब जब ये किंग एडवर्ड जब नॉर्मैंडी में रह रहे थे, जब नॉर्मन्स लोग इनके फ्रेंड हो गए, अब यहाँ का एक नॉर्मैंडी का जो डची था, डची ऑफ नॉर्मैंडी, या जिसको विलियम ऑफ नॉर्मैंडी भी बोला जाता है, ये इनके कजन थे एडवर्ड के। और इनको ये बिलीव था कि जब इनके कोई हायर नहीं हुआ तो इनको ये बिलीव था, इनको लगता था कि ना ये जब एडवर्ड की मृत्यु होगी तो उसके बाद में ये ब्रिटेन के राजा बन जाएंगे। लेकिन जब किंग एडवर्ड की मृत्यु होती है तो ये अपनी मृत्यु से पहले, क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम था कि किसको राजा बनाया जाएगा बाद में, तो किंग एडवर्ड है वो अपने एक, उनका जो एक स्ट्रॉन्ग नोवेल होता है हैरोल्ड गॉडविंसन, इसे ये अपना फ्यूचर किंग डिक्लेयर कर देते हैं इंग्लैंड का, कि ये कहते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद हैरोल्ड गॉडविंसन को राजा बना दिया जाए। तो अब जैसे ही किंग एडवर्ड की मृत्यु होती है तो 1066 एडी में, तो इसके बाद में जो हैरोल्ड गॉडविंसन है उनको जस्ट इनकी डेथ के बाद, इनको बॉडी को क्रिमिनेट करने के बाद इनको क्राउन कर दिया जाता है, इनको तुरंत राजा बना दिया जाता है एडवर्ड की मृत्यु के बाद। तो जब ये बात विलियम ऑफ नॉर्मैंडी तक पहुंचेगी तो वो खुश थोड़े ही होंगे। अब ये जो विलियम ऑफ नॉर्मैंडी है ये नाराज हो जाते हैं और ये प्लान करते हैं इंग्लैंड के ऊपर अटैक करने की, क्योंकि ये कहते हैं कि इंग्लैंड के ऊपर हमारा दावा है। तो इस तरह से ये अटैक करते हैं, और जब ये अटैक करते हैं इंग्लैंड के ऊपर तो इनके साथ एक तो जो ये हैरोल्ड गॉडविंसन है, इनके जो खुद के जो ब्रदर हैं वो भी इनका साथ देते हैं, और इसके साथ में नॉर्वेन किंग जो हैं, नॉर्वेन के जो किंग होते हैं वो भी इनका साथ देते हैं। तो इस तरह से दो, हैरोल्ड हरढारा नाम होता है उनका, हैरोल्ड हरढारा, तो इस तरह से जो ये नॉर्वेन किंग होते हैं और इनके जो हैरोल्ड गॉडविंसन के ब्रदर होते हैं और विलियम ऑफ नॉर्मैंडी, ये तीनों मिलकर के अटैक करते हैं ब्रिटेन के ऊपर। अब एक तरफ से ये दो अटैक करते हैं और एक तरफ से विलियम ऑफ नॉर्मैंडी अटैक करते हैं। तो जो ये इनके जो ब्रदर होते हैं, ट्वीटन इनका नाम होता है, ये और नॉर्वेन जो किंग होते हैं ये दोनों ही युद्ध में मारे जाते हैं। ये एक दिशा से अटैक करते हैं और दूसरी तरफ से विलियम ऑफ नॉर्मैंडी जब अटैक करते हैं तो उसमें किंग एडवर्ड के साथ इनकी लड़ाई होती है और उसमें किंग एडवर्ड हार जाते हैं। ये जो बैटल थी, इस बैटल को बोला जाता है बैटल ऑफ हेस्टिंग, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। ये होती है 14 अक्टूबर 1066 एडी को। और इस बैटल के बाद में जो नॉर्मन जो रूल है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाता है और जो नॉर्मन्स का इरा यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो ये था नॉर्मन कॉन्क्विस्ट, हमने रिवाइज कर लिया। अब हम बात करते हैं कि जब ये नॉर्मन्स लोग इंग्लैंड के अंदर आ जाते हैं तो उससे इंग्लिश के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका एक नया इरा शुरू हो जाता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं समय के बाद में, क्योंकि अब जो सिचुएशंस हैं वो यहाँ पर बदलने वाली है। तो चलिए अब हम जानेंगे कि क्या सिचुएशंस हैं जो बदलने वाली है। अब ब्रिटेन के अंदर मेडिवल पीरियड शुरू होगा, और जो ये मेडिवल पीरियड शुरू होगा इसके अंदर इंग्लिश का भी मिडिल एज आएगा, और इसमें बहुत सारे चेंजेस इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आएंगे, जिसके कारण जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो अपने मॉडर्न फॉर्म में आना शुरू हो जाएगी। उससे पहले यहाँ पर ओल्ड इंग्लिश का समय चल रहा है, ओल्ड इंग्लिश है, और अब इसके अंदर मिडिल इंग्लिश का समय आने वाला है। तो हम पहले तो ये पढ़ेंगे कि ये नॉर्मन्स कौन है। अब यहाँ पे जो एंग्लो सेक्शन या जो पीरियड था वो खत्म हो गया और एंग्लो नॉर्मन पीरियड आया, और ये जो एंग्लो नॉर्मन्स है ये मेडिवल रूलिंग क्लास है, और इस समय
जब ये ब्रिटेन के अंदर नॉर्मन्स लोग आ गए हैं तो अब यहाँ पर 3 तरह के लोग रह रहे हैं ब्रिटेन के अंदर। 3 लोग हैं, कौन से? एंग्लो सैक्सन्स, जो यहाँ पर रह रहे हैं, पहले से ही रह रहे हैं, जो पॉपुलेशन है जो ब्रिटेन की वो एंग्लो सैक्सन्स की ही है। इसके बाद में ये नॉर्मन्स लोग आते हैं और फ्रेंच। अब हम जानते हैं नॉर्मन और फ्रेंच की क्या मिस्ट्री है। नॉर्मन जो पीरियड है इसको एंग्लो फ्रेंच पीरियड भी बोला जाता है, क्योंकि जो ये नॉर्मन्स हैं ये फ्रांस के ही एक पार्ट में रहने वाले लोग हैं, और जो ये लैंग्वेज है, नॉर्मन जो लैंग्वेज थी इनकी, नॉर्मन्स की जो नॉर्मन लैंग्वेज थी वो भी फ्रेंच का ही एक डायलेक्ट था। तो इसलिए इसके लिटरेचर को और इसके पीरियड को एंग्लो फ्रेंच पीरियड या एंग्लो फ्रेंच लिटरेचर भी हम कह सकते हैं। तो अब जो ये नॉर्मन्स हैं, पहले हम ये जानते हैं कि नॉर्मन्स थे कौन। ये जो नॉर्मन्स थे ये बेसिकली स्कैंडिनेविया से बिलोंग करते थे, और ये एक तरह के प्लंडर्स थे। प्लंडर्स थे और ये अटैक वगैरह करते थे, और उसके अटैक वगैरह कर करके एक तरह से लुटेरे टाइप के ये लोग थे, प्लंडर्स करते थे। और ये पहले तो ये जो हमने जो पढ़े थे पिग्स वगैरह उनमें ये शामिल थी, लेकिन फिर बाद में ये अलग, इन्होंने अपनी एक पहचान इनकी बन गई, एक रेस इनकी बन गई। और समय के साथ में ये लोग जब स्कैंडिनेविया से प्लंडरिंग करते हैं क्या पिग्स लोगों से, उनके समुद्री जहाजों के साथ मिलके, तो उसके साथ में ये फ्रांस का जो नॉर्दर्न पार्ट है, फ्रांस का नॉर्दर्न जो कोस्ट है उस पे ये अपना कब्जा जमा लेते हैं और यहीं पर ये इस्टेब्लिश हो जाते हैं। अब एक तरह से ये है तो कॉन्फिडेंट, लेकिन ये वास्तव में जो फ्रेंच लोग हैं ये यहाँ पर ये फ्रेंच कोस्ट पे ये रहने लगते हैं नॉर्मन्स लोग, लेकिन ये यहाँ पर कॉन्करर की बजाय ये लोग इन्हीं के साथ में ज्यादा मिल जाते हैं, फ्रेंच के इन लोगों के साथ। अब इन लोगों को यहाँ पर फ्रेंच के अंदर जिस पार्ट में ये रह रहे हैं नॉर्दर्न पार्ट के अंदर, यहाँ पर इनको एक नई आइडेंटिटी मिलती है, और वो जो ये आइडेंटिटी होती है वो होती है नॉर्मेंडी की। अब यहाँ से इनको नॉर्मेंडी की आइडेंटिटी इनसे स्ट्रक कर जाती है और इससे ये पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं। अब ये इस एरिया में रह रहे हैं तो इसके साथ ही यहाँ पर रोमन सिविलाइजेशन में इतने ज्यादा घुल मिल जाते हैं कि ये लोग एक सेंचुरी के अंदर ही प्लंडर से, बड़े ही अनसिविलाइज लोगों से ही काफी हाईली सिविलाइज लोग यहाँ के बन जाते हैं। तो इस तरह से बहुत ज्यादा चेंजेस इनमें आते हैं, रोमन सिविलाइजेशन को ये बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। और जब 1066 एडी में नॉर्मन कॉन्क्विस्ट होता है तो इसके बाद में ये ब्रिटेन में आ जाते हैं और ब्रिटेन को अपनी ये मदरलैंड या मतलब एक तरह से अपनी लैंड की तरह एक्सेप्ट करके यहाँ पर रहने लगते हैं। अब जब ये ब्रिटेन के अंदर आए हैं तो अब हम पढ़ते हैं कि ब्रिटेन में जब ये आएंगे तो क्या कुछ सिचुएशंस ब्रिटेन के अंदर है, हम उनको डिस्कस करते हैं। ब्रिटेन के अंदर अब जब ये आ गए हैं तो उससे पहले ब्रिटेन में क्या चल रहा है उसके बारे में जानते हैं। ब्रिटेन में एक्चुअली इस समय एक डिकेइंग पीरियड चल रहा था, लिटरेचर का भी और पॉलिटी का भी। हमने देखा था कि जो एल्फ्रेड द ग्रेट थे उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे इनके कल्चर को डेवलप करने के लिए, और उन्होंने उनके जो एफर्ट्स थे उससे ये लोग काफी अच्छे पीक तक डेवलप भी हुए थे, लेकिन उसके बाद इनकी सिविलाइजेशन धीरे धीरे फॉलन करने लगी थी। अब इस समय जब नॉर्मन कॉन्क्विस्ट होता है उस समय ये जो ब्रिटेन है उसके अंदर जो ट्राइब्स वगैरह है वो आपस में झगड़े करते हैं। इस तरह से उनका चल रहा है कि आपस में भी इनके झगड़े हो रहे हैं, साथ में जो डची लोग हैं उनके भी अटैक होते हैं, इन्वेजन होता है। तो इस तरह से ये लोग बिखरी हुई सिचुएशन में है और अपने जो कल्चर सिविलाइजेशन है उसको पूरी तरह से संभाल नहीं पा रहे। अब जब ये कॉन्क्विस्ट होता है उसके आउटकम पढ़ते हैं। अब जब ये कॉन्क्विस्ट होता है तो उसके बाद में पहले हम ये देखते हैं कि जो अब कॉन्क्विस्ट होगा उसकी 3 सेंचुरीज तक, 300 सालों तक यहाँ पे जो लोग हैं उनका कल्चर, जो नॉर्मन कल्चर जो है उसके साथ मगअप करने में थोड़ा टाइम लेगा और समय के साथ मिल करके एक नई चीज उभर कर सामने आएगी। अब जो नॉर्मन्स लोग हैं इनकी लैंग्वेज है फ्रेंच, और ये जो लैंग्वेज है ये रूलिंग क्लास की लैंग्वेज है, एरिस्टोक्रेट्स की, रिच पीपल्स की ये लैंग्वेज बन जाती है। और जो लैटिन लैंग्वेज है
ये जो लैंग्वेज है ये लैंग्वेज रही है क्लर्की पर्सन्स की। हमने पढ़ा था जो अपनी फर्स्ट वीडियो थी उसमें कि जो यहाँ पर जब यहाँ पर रोमन एम्पायर थी तो उनकी लैंग्वेज लैटिन थी, और जो लैटिन लैंग्वेज थी वो पूरी तरह से जो इनका एंग्लो सेक्सन पीरियड था 600 इयर्स का, उसके अंदर ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी, बल्कि ये कहीं ना कहीं जो क्लर्की पर्सन्स थे वो इस लैटिन लैंग्वेज का यूज करते रहे थे। तो एक तरह से अब ब्रिटेन के अंदर क्या है, एक फ्रेंच लैंग्वेज है, एक लैटिन लैंग्वेज है, और जो इंग्लिश लैंग्वेज है अब वो कॉमन पीपल्स की लैंग्वेज बन के रह गई है, कॉमन पीपल्स की। तो चलिए ये बातें हम अभी बाद में डिस्कस करते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि जो ये अटैक हुआ, नॉर्मन कॉन्क्विस्ट हुआ, इसका क्या आउटकम निकला। आउटकम ऑफ दी नॉर्मन कॉन्क्विस्ट, इसके कारण ब्रिटेन के अंदर अब ब्रिटेन को क्या फेस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ब्रिटेन के अंदर अब रोमन सिविलाइजेशन या जो फ्रेंच सिविलाइजेशन है वो यहां पर आ जाती है। ब्रिंगिंग ऑफ रोमन सिविलाइजेशन टू इंग्लैंड। अब इंग्लैंड की जो अर्थ है उस पे फर्स्ट टाइम रोमन सिविलाइजेशन स्टैब्लिश हुई है, एक तरह से फ्रेंच सिविलाइजेशन यहाँ आई है। उसके बाद में जो सेकंड है वो है ग्रोथ ऑफ नेशनैलिटी, ग्रोथ ऑफ नेशनैलिटी। अब ये क्या है, हमने जो फर्स्ट एंग्लो सैक्सन टाइम पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो ट्राइब्स थी अब वहां पर किंगडम्स और सब किंगडम्स बनने लगी थी। तो लेकिन जब कोई भी जो डिजाइन होती है वो अपने पीक पे जाती है, उसके बाद में वो धीरे धीरे फॉलन डाउन भी होती है, और यही हुआ था एंग्लो सैक्सन्स के साथ भी। एक समय था जब वो अच्छी तरह से यूनाइट हुए थे, उन्होंने डचेस का और जो पिट्स थे उनके हमलों का सामना किया था, लेकिन बाद में इनके खुद के बीच में, ट्राइब्स के बीच में झगड़े होने लगे थे, और इस तरह से जो उनकी यूनिटी थी वो कमजोर पड़ रही थी। और जो ये नॉर्मल लोग थे ये इंग्लैंड के अंदर, इन्होंने ये नेशनैलिटी को इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया, इन्होंने स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर स्टैब्लिश करी। तो ये जो सेकंड बेनिफिट था जो इंग्लैंड को मिला कि अब यहाँ पर एक अच्छी तरह से एक मजबूत तंत्र बन गया है, एक अच्छी गवर्नमेंट यहाँ पर स्टैब्लिश हुई है। अब इसके बाद में जो थर्ड जो चेंज यहाँ पर आया वो था न्यू लैंग्वेज एंड लिटरेचर, न्यू लैंग्वेज एंड लिटरेचर। नई लैंग्वेज आती है, नया लिटरेचर आता है। इससे पहले जो लैंग्वेज थी वो ओल्ड इंग्लिश थी। ओल्ड इंग्लिश का यूज होता था ऑफिशियल लेवल पे और सब कामों के लिए, क्योंकि ये जो रूलर क्लास थी उनकी लैंग्वेज थी। लेकिन आज जो लिटरेचर है और जो लैंग्वेज है उन दोनों के अंदर ही इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलपमेंट रुक गया, क्योंकि अब एक नई लैंग्वेज आ चुकी है फ्रेंच लैंग्वेज, और साथ में ही यहाँ पर जो फ्रेंच लैंग्वेज का लिटरेचर है वो यहाँ पर फ्लोरिश करेगा, क्योंकि जो किंगडम है वो उसे बढ़ावा देगी। और इसी तरह से जो अगले 300 साल रहते हैं उनके अंदर जो ओल्ड इंग्लिश है उसमें कोई भी अच्छा काम नहीं हो पाता है, कोई भी अच्छा या कोई भी बहुत बड़ा वर्क नहीं होता है लिटरेचर में, क्योंकि कोई भी किंगडम उसे, ये जो किंगडम है उसकी लैंग्वेज फ्रेंच है और इसलिए इसको बढ़ावा नहीं मिलता। तो अब हमने पढ़ लिया आउटकम इसके क्या रहे। अब हम पढ़ते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो किनकी है, क्लर्की पर्सन्स की, सॉरी जो रूलिंग क्लास है उनकी है, नोबल्स की है। जो लैटिन लैंग्वेज है वो है क्लर्की पर्सन्स की। और इसके साथ में जो लैटिन लैंग्वेज है उससे जुड़े हुए एक दो पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने चाहिए। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि लैटिन जो लैंग्वेज है उसके दो सोर्स थे। एक तो जो क्लर्की लोग थे वो इसका यूज करते थे, और सेकंड जो ये लैटिन लैंग्वेज थी ये हमें मिली है जो ये जो वर्क्स थे, टेक्स्ट बोल सकते हैं, जो टेक्स्ट क्लासिकल जो टेक्स्ट है रोमन्स का, क्लासिकल टेक्स्ट ऑफ रोमन्स एंड ग्रीक, उससे भी लैटिन लैंग्वेज इंग्लैंड के अंदर इस समय में थी। तो ये जो क्लासिकल टेक्स्ट था रोमन्स का, ग्रीक था, ये क्रूसेड्स नाम से एक इवेंट हुआ था, और उसके अंदर ये रिलीजियस सीरीज ऑफ वॉर थी जिसके अंदर ये जो क्रिश्चियन लोग थे इनका धर्म युद्ध हुआ था इस्लामिक लोगों के खिलाफ। और इस्लामिक लोगों से जब ये युद्ध जीत कर आते हैं तो वहां से उनके क्लासिकल टेक्स्ट वगैरह ये लोग लेके आते हैं, और इन क्लासिकल टेक्स्ट जो ये थे ये सब लैटिन में लिखे गए थे, और इसीलिए जो लैटिन लैंग्वेज है वो इस समय में
फ्लरिश होती है इंग्लैंड के अंदर। अब इसके बाद में थी इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि कॉमन मैन की लैंग्वेज है, और कॉमन मैन की लैंग्वेज होने के कारण इसके अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट ज्यादा वर्क नहीं हो पाता है। इसके अंदर कोई भी ना ही अच्छा वर्क होता है, ना ही कोई इसके पॉइंट्स वगैरह उभर कर सामने आते हैं। अब हम बात करते हैं इनके लिटरेचर की, एंग्लो सेक्सन लिटरेचर और जो एंग्लो नॉर्मन या फ्रेंच लिटरेचर है। हम उन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि एंग्लो सेक्सन जो लिटरेचर था और जो नॉर्मल लिटरेचर है, उन दोनों के अंदर क्या सिमिलरिटीज है या क्या उन दोनों की बेसिक सिचुएशन थी। फ्रेंच लिटरेचर, अब हमें ये तो पता है कि नॉर्मन पीरियड के अंदर फ्रेंच जो लिटरेचर है वो ज्यादा फ्लरिश हुआ क्योंकि ये रूलर्स की लैंग्वेज है, और एंग्लो सेक्सन जो लिटरेचर है वो एंग्लो सेक्सन्स के टाइम में वो ज्यादा फ्लरिश हुआ था। लेकिन जो अगर हम इनमें से बात करें कि कौन सा बेटर था, तो एंग्लो सेक्सन जो लिटरेचर था वो ज्यादा बेटर था फ्रेंच लिटरेचर से, क्योंकि इनके जो वर्क थे बियोवुल्फ और जो जैसे कि बियोवुल्फ हम एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, बियोवुल्फ जैसे वर्क है, या साइनेवुल्फ जो राइटर थे, पोएट थे, इन्होंने की इनकी जो रिलीजियस पॉइंट्स है, ऐसे कोई भी काम इनके फ्रेंच लिटरेचर के अंदर ऐसे इनके कंपैरिजन के जो मतलब इन्होंने पोएटिक वे में अच्छी पोएट्री लिखी है, वैसी पोएट्री फ्रेंच लिटरेचर के अंदर देखने को नहीं मिली। और इनका जो फ्रेंच लिटरेचर का जो वर्क है, शेंशे डी रनेल, ये जो वर्क है ये फ्रेंच का नेशनल एपिक है। लेकिन बियोवुल्फ के कंपैरिजन में ये इसके कंपैरिजन में नहीं ठहर पाता है। तो इस तरह से जो एंग्लो सेक्सन्स का लिटरेचर था, जो उनका स्पेशली जो इनका प्रोज वर्क था, वो ज्यादा डेवलप था, ज्यादा बढ़िया था इन कंपेयर टू फ्रेंच लिटरेचर। लेकिन अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ऐसा क्या हुआ कि जो एंग्लो सेक्सन लिटरेचर इतना अच्छे होते हुए भी फ्लरिश नहीं कर पाया, आगे नहीं बढ़ पाया, जबकि जो फ्रेंच लिटरेचर है वो बढ़ गया। क्योंकि जो एंग्लो सेक्सन लिटरेचर के अंदर एंग्लो सेक्सन टाइम में जो पोइट्स थे या इसके जो पोइट्स वगैरह थे, वो इंग्लिश में ही अपने वर्क्स लिखते थे, लेकिन फिर भी इतने ज्यादा अच्छा डेवलप इनका पोएटिक लिटरेचर होने के बाद भी ये लोग फ्रेंच जो लोग थे उनकी थीम्स से को देख करके कॉपी करते थे। ऐसा क्यों था? तो इसका भी रीजन था इसके जो मेन रीजंस आते हैं वो ये है कि सबसे पहले तो जो एंग्लो सेक्सन्स जो लोग थे, एंग्लो सेक्सन्स जो इधर के लोग थे, पीपल वर कॉन्क्योर्ड, ये जो लोग थे, अब इनके ऊपर नॉर्मन्स का शासन स्थापित हो चुका था। इसलिए अब इनके पास क्या था? इनके पास लिबर्टी नहीं थी। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लिबर्टी न होने के कारण ये जो लोग थे अपना कोई भी इंडिपेंडेंट या कोई भी जो मतलब ग्रेट लिटरेचर लिखना इतना पॉसिबल नहीं होता अगर आपके पास लिबर्टी नहीं है। तो ये मेन रीजन था कि इन लोगों ने अपनी लिबर्टी को लॉस्ट कर दिया था। अब इसके बाद में जो सेकंड जो रीजन था वो ये था कि जो ये एंग्लो सेक्सन पीपल्स थे, इनके समय के अंदर जब इनका समय चल रहा था लिटरेचर का, तो उस समय में एक तो डेन्स का इन्वेजन होता है बार बार, ये लोग इन पे अटैक करते हैं। साथ में इनके जो ट्राइबल वॉर्स होते हैं, ये लोग आपस में ही झगड़ते रहते थे। इस कारण से इन लोगों ने अपने ही वर्क्स को, अपने ही रिटर्न जो काम थे, जो वर्क्स थे इनके, उनको इन लोगों ने खुद ने ही एक दूसरे के वर्क्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। और जब यहाँ पर नॉर्मन कॉन्क्विस्ट हो गया, नॉर्मन्स आ गए, तो उसके बाद में जो इनका जो रिमेनिंग वर्क्स था, जो रिमेनिंग जो पार्ट इनका बचता है, उसको ये सेव कर नहीं पाते, उसको सेव करने में असफल हो जाते हैं। क्योंकि जब इनका समय था तभी लोगों ने उसकी कदर नहीं की, उसको संभाल के नहीं रख पाए थे। तो अब जब ये बचा हुआ वर्क था उसको भी ये नहीं संभाल पाए थे। और तीसरा जो रीजन था वो ये था कि सुपीरियर फ्रेंच कल्चर, इस समय में यूरोप के अंदर, पूरे यूरोप में जो फ्रेंच था या जो फ्रांस था,
जो फ्रांस जो था वो सेंटर था एजुकेशन का, एजुकेशन का हब होने के कारण यहाँ का जो लिटरेचर था वो बहुत ही फ्लोरिश लेवल पर था, बहुत ही अच्छे इनकी सिचुएशन थी, ये सुपीरियर कंडीशन में थी इनका कल्चर। तो इस कारण से जो एक तरह से जहाँ पे सिविलाइजेशन डिके हो रही है और वहां पर कोई सुपीरियर सिविलाइजेशन उसको पिकअप करने के लिए आएगी, तो क्या होगा कि जो लोग हैं वो इसके साथ ऊपर उठना पसंद करेंगे। और यही हुआ जब नॉर्मन कॉन्क्विस्ट हुआ, उसके बाद में जो एंग्लो सैक्सन यूथ था, एंग्लो सैक्सन जो यूथ था, यंग जो पीपल्स थे, उन्होंने जो इनका जो कल्चर है, फ्रेंच कल्चर है, उसको फॉलो करना शुरू कर दिया था। जैसे कि हमारे भारत में हुआ था, जब भारत के अंदर ब्रिटिश लोग आए थे और जो इन्होंने एजुकेशन पॉलिसीज यहाँ पे रखी थी, तो उसके बाद में जो यंग जो पीपल्स थे यहाँ के, उन्होंने इसका पूरा समर्थन किया था। 1857 की जो बैटल हुई थी उसके बाद में, जो 1857 की जो बैटल हुई थी इंडिया के अंदर, उसके अंदर भी जो यंग जो पीपल्स थे, एजुकेटेड पर्सन थे, उन्होंने इंडियंस का साथ नहीं दिया था, क्योंकि उनको ये था कि ये बेटर सिविलाइजेशन और ये यहाँ पर हमारे आएगी तो कुछ बेटर करेगी। इसी तरह की सिचुएशन यहाँ पे हुई और एंग्लो सैक्सन जो यूथ था उन्होंने फ्रेंच कल्चर को अपनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से अब जब यहाँ पर फ्रेंच कल्चर आया है, तो इसके कारण ब्रिटेन के अंदर अब जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अंदर इंपॉर्टेंट चेंजेस आते हैं। अब 300 साल तक ये लगभग यहाँ पे इनमें चेंजेस आएंगे। और अब क्या होगा, अब जब लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। जब लोग किसी कल्चर को अपनाना शुरू करेंगे तो इसी तरह से उसकी लैंग्वेज भी पूरी तरह से इम्पैक्ट होगी, और यही हुआ इंग्लिश के साथ। अब इंग्लिश के अंदर इंग्लिश ने फ्रेंच वर्ड्स को अपनाना शुरू कर दिया। फ्रेंच जो वर्ड्स थे उनको इन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू किया, और इस तरह से बहुत सारे मतलब लगभग जो फ्रेंच वोकैबुलरी थी वो इंग्लिश के अंदर सेटल होनी शुरू हुई। इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो उसकी फॉर्म है वो ओल्ड इंग्लिश से अब मॉडर्न इंग्लिश की तरफ बढ़नी शुरू हो गई थी। अब इसमें चेंजेस आने शुरू हो गए थे और इसके बाद ये आगे डेवलप होती होती मॉडर्न इंग्लिश बन जाती है। तो इस तरह से जो ये नॉर्मल पीरियड है, ये इधर है एंग्लो सैक्सन पीरियड, और इधर है चौसर एज, या जिसे अर्ली मॉडर्न एज भी, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश ईरा भी बोला जाता है। ये नॉर्मन पीरियड था जिसे मिडल एज बोला जाता है, और ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड था। तो इस तरह से आपको इसका टाइम पीरियड समझ आ गया होगा। तो अब हमने ये पढ़ लिया एंग्लो सैक्सन पीरियड, नॉर्मन पीरियड और चौसर एज की कैसे कैसे इंग्लिश का आगे डेवलपमेंट होगा, उसमें चेंजेस आएंगे, वो मॉडर्न फॉर्म में आती चली जाएगी। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट है कि एंग्लो नॉर्मन जो लिटरेचर है हम उसके बारे में जानते हैं। अब उसमें क्या बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीजें हमारे लिए जाननी जरूरी है उन सबको देखते हैं एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर के बारे में। अब जो एंग्लो सैक्सन जो एंग्लो नॉर्मन या जो एंग्लो फ्रेंच लिटरेचर है, ये 1100 से 1500 के समय का बीच का समय माना जाता है। उस समय में यहाँ पर एंग्लो फ्रेंच लिटरेचर चला था, और ये जो समय था इसके अंदर ये जो एंग्लो फ्रेंच लिटरेचर था ये स्क्रिप्ट के अंदर तो मेडिकल था, लेकिन इसके साथ ही ये स्टाइल में फ्रेंच था। अब इसके साथ ही हम बात करते हैं जो ये लिटरेचर है इस समय का, इसके ऊपर इस पे डोमिनेंस है, डोमिनेंस ऑफ क्लर्गी एंड चर्च। क्योंकि इस समय में जब ये लिटरेचर होता है, इसी समय में यहाँ पे क्रिश्चियनिटी भी, जो क्रिश्चियनिटी होती है वो पैगन जो रिलीजन होता है उसको 11वीं सेंचुरी तक पूरी तरह से रिप्लेस कर देती है पैगन रिलीजन को। और इसके कारण जब यहाँ पे क्रिश्चियनिटी फैलती है तो ये जो क्रिश्चियन जो पोप वगैरह होते थे
इन लोगों ने अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर दिया कि मतलब ये जो आम लोग होते थे उनको एजुकेशन के राइट्स नहीं थे, वो धार्मिक ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते थे, सिर्फ जो क्लर्की लोग होते थे उनके थ्रू ही ये पढ़ सकते, वो जो लोग इन्हें पढ़ के सुनाते थे वो इन्हें मानना होता था, ये लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते थे चर्च से किसी भी तरह के। तो इस तरह से इनकी रिस्ट्रिक्शंस हो गई थी चर्च वगैरह की, और इसी समय में जो लिटरेचर था उसके अंदर क्लर्की और चर्च का डोमिनेंस था। इसके साथ ही एक और जो फीचर है वो है रोमांस का। ये मेडिवल इंग्लिश लिटरेचर के समय का सबसे पॉपुलर फॉर्म था लिटरेचर का, और ये जो ओल्ड इंग्लिश जो पोइट्री थी उससे बिल्कुल अलग था। इसके अंदर ये काफी अट्रैक्टिव था, और इसके अंदर जो स्टोरी होती थी उसको ज्यादा डोमिनेंस है, उसको ज्यादा महत्व दिया जाता था, उस पर ज्यादा फोकस था, बजाय कि पोइटिक फॉर्म्स के ऊपर पोइट्री कैसे लिखी उस पर उसकी बजाय। तो इस तरह से ये रोमांसिक पीरियड था, और मिरेकल और जो मिरेकल प्लेस वगैरह थे वो सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और इसके साथ ही हम क्रूसेड्स के बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके लिटरेरी फीचर्स के बारे में भी जानेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर को पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन ऑल द इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ दिस पीरियड। और इसके जो ये जो पीरियड है एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, उनके अंदर से काफी क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, और इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि ये बहुत आसान टॉपिक है। अगर आप इंटरेस्ट लेके सुनोगे तो ये काफी इजी है। उनके क्वेश्चंस जो आए हैं मेनली इनकी लैंग्वेज के बारे में पूछा गया है कि कौन सी लैंग्वेज है जो यहाँ पे एंग्लो नॉर्मन के पीरियड्स में थी। 3 लैंग्वेजेस थी जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं, और जो एरिस्टोक्रेट्स थे उनकी कौन सी लैंग्वेज थी उसको डिस्कस किया गया है, कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो कौन से ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा बोली जाती थी ब्रिटेन में एंग्लो नॉर्मन पीरियड में, तो वो एरिस्टोक्रेट्स द्वारा बोली जाती थी। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन भी अपीयर हुए हैं, क्योंकि काफी क्वेश्चन इस टॉपिक में से आते हैं, और वो हमने अपने पीडीएफ चैनल पे पीडीएफ डाली है क्वेश्चंस की, आप वहां से देख सकते हैं, क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो चलिए इसका जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहां जाकर कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में पूछे हैं आप उनके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।